चलिए फेरा के बारे में और जानते हैं कि आखिर फेरा में क्या क्या चीजें थी और क्यों इसको एक्सचेंज करा गया। तो देखिए, जो चीजें मैंने आपको अब तक समझाई उसी चीजों को हम पॉइंट्स में देखते हैं। पहला है, फेरा डील्स विद लॉज विच रिलेट टू फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। फेरा में वो सारे कानून थे, वो सारे लॉज थे जो कि इंडिया के अंतर्गत फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट थे। दूसरा है, फेरा imposed strict regulations on transactions involving foreign exchange and controlled the import and export of currency। फेरा में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू दैट ओनली इसको चेंज करके फेमा लाया गया। फेरा इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज। ओके, जो फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शंस थे उससे रिलेट इसमें कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे। एंड कंट्रोल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, और करेंसी के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको भी कंट्रोल करता था। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। ओके, या देन थर्ड वन, फेरा कंसिस्ट ऑफ 81 कॉम्प्लेक्स सेक्शन। इसमें ऐसे 81 कॉम्प्लेक्स सेक्शन थे। अंडर फेरा एनी ऑफेंस वाज अ क्रिमिनल वन विच इंक्लूडेड इम्प्रिजनमेंट एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इतने ज्यादा सख्त कानून थे कि जिसको वायलेट करने पर आपको जेल तक की सजा हो सकती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि आप कोई भी लॉज बनाएं तो उसको फॉर्मुलेट जरूर करें, उसको लागू जरूर करें, लेकिन उसमें इतने कड़े प्रावधान ना लाएं कि वो लॉ आपके लिए ही मुसीबत बन जाए। तो यही इसमें सबसे जो डिमेरिट्स था कि फेरा कंसिस्ट ऑफ 81 कॉम्प्लेक्स सेक्शन। ऐसे 81 सेक्शन थे जो कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें सुधार की जरूरत थी। तो अंडर फेरा एनी ऑफेंस वाज अ क्रिमिनल वन व्हिच इंक्लूडेड इम्प्रिजनमेंट एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। हेंस फेरा वाज रिपील्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1999। फेरा को रिपील्ड करा, यानी कि स्वैप करा, इंटरचेंज करा, किससे? फेमा से, in 1999 and replaced by the FEMA। ठीक है, और उसको फेमा से रिप्लेस कर दिया, which liberalized foreign exchange controls, जिसने फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स को लिबरलाइज करा। लिबरलाइज यानी कि उसमें आप कहते हैं ना, जैसे उसमें थोड़ा सा चीजों में थोड़ा सा छूट देना या उसको थोड़ा सा फ्री करना, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना, वही चीजें फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स एंड रिमूव्ड मेनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जिस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ बहुत हार्ड वैसे रिस्ट्रिक्शंस, तो उनको रिमूव करके एक लिबरलाइज, उस पर थोड़ा सा ढील दी गई, थोड़ा सा छूट दिया गया और चीजों को इस तरीके से मैनेज करा गया कि चीजों में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन या बहुत ज्यादा वैसे कठोर प्रावधान ना होते हुए भी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज हो। तो अब जरूरी हमारे लिए है कि फिर फेमा क्या है, मतलब जब फेरा को चेंज करके, इंटरचेंज करके, स्वैप करके, रिपील करके फेमा लाया गया तो फेमा। और चूंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि पहले था फेरा जो स्टार्टिंग में से लागू गया था, फेरा को चेंज करके फेमा लाया गया है, तो इसलिए मोस्टली फेमा के बारे में ही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ मैंने फेरा भी इसलिए आपको बताया कि अगर मैं डायरेक्ट फेमा आपको बताता तो कई बार आता है माइंड में कि, और फिर एकदम से नया वर्ड आपके लिए आ जाता फेरा कई बार कहीं भी, तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए तो बहुत शॉर्ट में कहा जाए तो ये फेरा और फेमा क्या है, ये एक ऐसे कंपोनेंट हैं फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के या मार्केट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको रन करने में। यानी कि ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत भारत में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करा जाता है, डील करा जाता है। फेरा जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, कुछ ऐसे कड़े नियम थे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसको इंटरचेंज करते हुए, जिसको बदलाव करते हुए, और इसमें कुछ ऐसे 81 सेक्शंस थे जिसमें गवर्नमेंट को लगा कि इसमें सुधार की जरूरत है, इसलिए उसको चेंज करते हुए फेमा को लाया गया। और फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव है या फेमा क्या है उसके बारे में भी जानते हैं फेमा के बारे में। जैसा कि इससे पहले हमने फेरा के बारे में पढ़ा था कि फेरा क्या है और वो क्यों लाया गया, कब लाया गया,
किस लिए उसको रिप्लेस करा गया, उसमें क्या मेरिट थे क्या डीमेरिट थे, वो सारी चीजें के बाद अब हम जानते हैं फेमा के बारे में। तो फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जेएआईबी में भी आते हैं, सीएआईबी में भी आते हैं और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो फेमा जो कि अभी लागू है हाल फिलहाल में, और भी सारी चीजें हम एक साधारण शब्दों में चीजों को जानते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी लैंग्वेज में चीजों को इजी करके इसलिए लिखा है जिससे कि आप चीजों को लॉन्ग टाइम तक ध्यान अपने माइंड में रख सकें, और अगर कभी भूल जाए तो इन आसान से शब्दों से आप चीजों को दोबारा से रिकॉल कर सके। तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। ओके, होप सो दैट कि आपको दिखाई दे रहे हो, मतलब इतने छोटे, काफी छोटा लिखा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको देख करके कॉपी नोट कर सके। इन 1999 द फेमा वाज पास्ड व्हिच रिप्लेस्ड द फेरा। तो सबसे पहली चीज कि 1999 में फेमा को पास करा गया, फेमा जिसने फेरा को रिप्लेस किया था। दो सर्टेन प्रोविजंस ऑफ फेरा 1973 स्टिल एग्जिस्ट अंडर फेमा 1999। तो जैसे कि मैंने आपको तब बताया था जब मैं फेरा के बारे में आपको बता रहा था कि फेमा कुछ नया नहीं है, बल्कि फेरा में जो उन्हें लगता था कि कुछ ऐसे उसमें लॉस थे जिसमें संशोधन की जरूरत है, जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसको इंप्रूव करके फेमा को लाया गया है। तो बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो फेरा में थे और वही आपके फेमा में भी हैं। कुछ चीज है जिसमें कुछ ऐसे लॉस थे जिसमें चेंज करा गया है और फेमा में डाल दिया गया है। पहला, फेमा केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फेमा जो लागू किया गया वो 1 जून 2000 से लागू किया गया। ये 1999 क्या है, देखिए, एक होता है संसद में प्रस्ताव आना और एक होता है उसका पारित होना। तो जैसे जीएसटी, हाल फिलहाल में जीएसटी के बारे में देखिए संसद में कब आया था और कब वो लागू किया गया, कब वो इफेक्ट में आया, तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो वही चीजें 1999 में ये पास हुआ बिल, और इफेक्ट जो लागू किया गया वो 1 जून 2000 से लागू किया गया। सम स्ट्रक्चरल चेंजेस वर मेड, और कुछ चेंजेस इसमें किए गए। द फेमा कंबाइंस एंड इंप्रूव्स द लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। ओके, फेमा में क्या है कि कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ चीजों को इंप्रूव करा गया है। कंबाइन मतलब फेरा में जो कुछ चीजें थी वो फेमा में भी हैं, और कुछ चीजों को इंप्रूव करा गया है। किसके लिए? लॉज रिलेटेड टू फॉरेन, जो ऐसे कानून जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड थे उसमें। ओके, इट मेक्स द प्रोसीजर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इजी। फेरा में क्या था कि जैसे मैं एफडीआई की बात करूं, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सब बहुत कम था। फेमा को इस बात को ध्यान में रखते हुए लाया गया है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे, उसको आसान बनाए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे सिंपल सी बात है कि सपोज करिए कोई सरकारी स्कीम है, ओके, बट बड़े उसमें मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब भागा दौड़ी बहुत है, तो हर इंसान बचता है, वो सोचता है 4 पैसे ज्यादा खर्च कर लो पर भागा दौड़ी ना करनी पड़े। वही चीज है कि चीजें जितनी आसान होंगी उतना ज्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ बुला सकते हैं। वही चीज है, मतलब दूसरे देशों को अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, कैसे उसे आसान बनाएं, एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीजेस फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, और कैसे समय समय पे हम उसको और बढ़ावा देते रहे, उसको इंक्रीज करते रहे, भारत में फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा दें। ओके, तो बहुत कम शब्दों में फेमा को रखा जाए तो यही है फेमा। कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, सिंपल सी बात है, एक कानून है, एक लॉज है जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए बनाया गया है। बनाया गया क्या है? फेरा को रिप्लेस करके फेमा को लाया गया है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका कार्य क्या है? ओके, तो फर्स्ट है टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड। सिंपल सी बात है कि जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसको फैसिलिटेट करना, मतलब उस पर उसको कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करना, उसको मैनेज करना। ओके, तो सबसे पहली बात टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आ जाता है। फिर है टू प्रमोट ऑफ एन ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ओके, मतलब भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ओके, जो फॉरेन एक्सचेंज डील करता है, उसका डेवलपमेंट
और उसका प्रमोशन, मतलब उसको प्रमोट करना और उसको डेवलपमेंट करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? फेमा की है। मतलब फेमा इन सब चीज को देखता है कि कैसे वो और ज्यादा प्रमोट हो सके और डेवलप हो सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे देश आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर सके और आप फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा दे सको। तभी तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को आप बढ़ावा दोगे, आपकी करेंसी पर भी फर्क पड़ेगा, रुपया और मजबूत होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे से लिंक हैं और आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी। ओके, थर्ड है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। सिंपल सी बात है, जो मैं अभी कह रहा था कि भारत में किस तरीके से फॉरेन कैपिटल का रेगुलेशन किया जाए। जैसे कि मैंने कहा, आपको घूमने के लिए अमेरिका जाना है, ओके, तो अमेरिका में यूएस डॉलर्स चाहिए होते हैं, आपको यूएस डॉलर्स की जरूरत है। अब आप बैंक गए, आपके पास रुपया है, आपने बैंक में रुपया, एसबीआई गए, ओके, कोई भी ऐसी बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज डील करता है, वहां गए आपने रुपया रखा और आपने जो भी वैल्यू चल रही है, $1 की 64 रुपीज या 65 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने डॉलर्स ले लिए। तो ये सारी चीजों को रेगुलेशन करने के लिए जो उसका सुपरवाइजर है, मतलब जो ये सब चीज देखता है, वो बॉडी है फेमा। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। ओके एंड ओके, तो बाकी ऑब्जेक्टिव है, चौथा है टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जैसे फेरा के दौरान हवाला काफी बढ़ गया था। ये हवाला क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा न्यूज वगैरह में। हवाला मतलब ये है कि जब आप इलीगल रूप से अपने देश का पैसा दूसरे देश में भेजते हो, जैसे ब्लैक मनी। ओके, काफी, अब तो ब्लैक मनी के बारे में तो कोई जानता होगा। तो आपके पास काला धन है, आपने क्या करा, फॉरेन में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ओके, इलीगल रूप से। वो कहता है, वो उसको कहा जाता है पूरा हवाला। तो मैंने कहा ना कि फेरा में क्या था कि कुछ लॉस तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और कुछ ऐसे थे जिसमें वो चीजों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। तो वही चीज है कि टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, की जो पेमेंट का जो बैलेंस है उसको बैलेंस करना। ओके, जो इसका इम्बैलेंस है उसको रिमूव करना। आगे और जानेंगे क्या ये सब चीजें क्या हैं। ये तो क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में ही पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा वरी ना हो। अगर कोई चीज में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आगे वो क्लियर हो जाएगा। टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनाना, ये एक मोटो है। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। ओके, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ओके, रोजगार को बढ़ावा देना। ओके, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। और जो एनआरआई हैं, यानी कि प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासी, उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना, उनके द्वारा टू रेगुलेट फॉरेन पेमेंट्स, और फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट करना। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं फेमा के। और क्या है, कब आया, किस लिए आया, वो सारी चीजें आपने जान ली। खैर इतना ज्यादा डीप में जानने का अभी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कम से कम कभी भी फेमा आए तो आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ओके, ये चीज है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट।